Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 26th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 26 सितंबर 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के कंप्लीट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को, लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और केवल इस लेक्चर का ही पीडीएफ नहीं मिलता, वहाँ पर आपको जो हमारा डेली करंट अफेयर वाला पीडीएफ है वो सारी चीज़ें, डिजिटल नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले आपको पता है हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है माउंट सेमेरू वोल्केनो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा लॉजिक लगाओगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन के अंदर में 3 अलग अलग पेयर्स दिए गए हैं, अलग अलग जोड़े बनाकर दिए गए हैं। इन तीनों पेयर्स को ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये तो रीजन है। क्या है ये? बेसिकली जगह का नाम है। और इधर आप देख पाओगे तो ये रीज़न है, यानी कि कारण या फिर कह सकते हो न्यूज़। ठीक है, यानी कि ये जो जगह है ये किस कारणवश न्यूज़ में देखने को मिली है वो यहाँ पर बराबर में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ कीवो और इतुरी, ये बेसिकली जगह के नाम हो गए। और आगे दिया गया है ये जो जगह है ये न्यूज़ में इसलिए रहती है क्योंकि अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध चलता रहता है इन जगहों को लेकर। दूसरा हमारा पेयर बोलता है नोगोर्नो काराबख, ये क्यों न्यूज़ में रहता है? इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक की वजह से। फिर उसके बाद में तीसरा पेयर है खेरसोन एंड जापोरिजिया। अब इन रीजन्स को लेकर इजराइल और लेबनान के बीच में डिस्प्यूट रहता है। ये बेसिकली इन तीनों पेयर्स के अंदर बताया गया। लेकिन अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये बोलता है कि इन तीनों पेयर्स को देखते हुए आपको बताना है इनमें से कितने पेयर करेक्टली मैच हैं, यानी सही तरीके से जोड़े बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों के तीनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी सब गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम करेंगे, तो वहाँ पर सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, और जैसा मैं आपको कल भी बता चुका था और परसों भी बता चुका था कि जो एक और वीडियो आता था हमारे इस वाले चैनल पर वो दूसरे वाले चैनल पर शिफ्ट कर दिया गया है। दूसरे वाले चैनल का नाम है दीपक यादव एजुकेशन प्लस, और उस यूट्यूब चैनल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला लिंक आपको दिया गया है, ठीक है। आप उसको क्लिक करके वहाँ पे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके रखना उस चैनल को, क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि इस वाले चैनल पर कुछ इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं। इस वजह से मैं सभी लोगों को उस चैनल पर भी भेज रहा हूँ कि आप मेरे साथ में दोनों ही चैनल्स पे कनेक्ट रहोगे तो आगे अगर यहाँ पे कोई इशू आता है तो हम वहाँ पे वीडियोज़ अपने कंडक्ट करते रहेंगे। ठीक है, वैसे दोनों ही चैनल्स पर रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है। द हिंदू का यहाँ पे अपलोड हो रहा है, जो मॉर्निंग के 5 AM वाला जो हमारे शॉर्ट न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो होता है वो हमारा उस वाले चैनल पर अपलोड हो रहा है। आप उसको भी जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। ना आगे आते हैं तो फटाफट देखते हैं इंडेक्स को कि आज की क्या क्या खबरें न्यूज़ में हैं। तो हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स में आज सबसे पहला आर्टिकल है जो तिब्बतन्स हैं ये ज़्यादा पावर, ज़्यादा ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। इनको चाइना से सेपरेट नहीं होना है लेकिन ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, ऐसा यहाँ पे दलाई लामा बोलते हैं। पेज नंबर 1 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। दूसरा, वॉर इन द कॉकेकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये बेसिकली हमारा आज का एडिटोरियल नंबर 1 होने वाला है। तो हम समझेंगे आखिरकार ये जो अर्मेनिया अजरबैजान के बीच का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये क्या है, क्योंकि कॉकेकस रीजन में ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा विवाद चल रहा है। कौन किसकी साइड है, किस तरीके से यहाँ पे हालत ख़राब हो चुके हैं, ये सब कुछ यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल ये हमारा एडिटोरियल नंबर 2 होने वाला है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन के बारे में बात की जा रही है। कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। फिर उसके बाद में एडिटोरियल नंबर 3 ये बात करता है इट्स अ लॉन्ग रोड टू वेमेंस इक्वालिटी। यहाँ पर बात की जा रही है अगेन वेमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। तो ये जो वेमेन रिजर्वेशन बिल है इसको थोड़ा समय लग गया लाने में, लेकिन फाइनली आ चुका है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो वो यहाँ पे राइटर ने डिस्कस किए हैं। वो सब कुछ हम यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा सारी इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इसरो ने अभी गगनयान मिशन के लिए एक जो इंजन है उसको टेस्ट कर लिया है। समझेंगे एग्जैक्टली गगनयान मिशन क्या है और जो ये इंजन टेस्ट किया गया है ये कैसे गगनयान मिशन में हेल्प करेगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, बैंक्स को बोला गया है कि भैया जो बोरोवर्स थे बैंक से जिन्होंने पैसा उठाया था उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डिस्प्ले करो। ऐसे बोरोवर्स जिनको सरफाइजी एक्ट से जोड़ा गया है। तो सरफाइजी एक्ट क्या है ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर लास्ट में यहाँ पर अभी 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस न्यूज़ में बना हुआ है और मैं आपको बता दूँ पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस इंडिया में हो रहा है। इस वजह से अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज के हमारे न्यूज़ डिस्कशन में ये सारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। आते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग अपने थंबनेल वाले आर्टिकल से। इन आर्टिकल्स के अलावा भी हमारा एक और आर्टिकल होता है डेली बेसिस पे, वो होता है थंबनेल वाला, वो हम लोग अलग से लेते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों डिजीज़ एक्स के बारे में। एक अगला सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ा पेंडेमिक आ रहा है, ऐसा WHO ने चेतावनी दी है। अब हुआ क्या कि आप भी सोच रहे होंगे यार कैसा सा थंबनेल है, मतलब रियल है या नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सर्च करोगे डिजीज़ एक्स और न्यूज़ सेक्शन ओपन करोगे आपको हज़ारों आर्टिकल्स मिलेंगे। नेशनली इंटरनेशनली दोनों लेवल पर इसकी चर्चा हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू के अंदर एक्सप्लेनर सेक्शन पर कवर किया गया है डिजीज़ एक्स, ये अगला पेंडेमिक होने वाला है और WHO ने यहाँ पर इसको लेकर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जारी की है। और इतना ही नहीं, द हिंदू ही नहीं, केवल लाइव मिनट, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब ये देख पाओगे 14 घंटे पहले का आर्टिकल है, 12 घंटे 9 घंटे पहले का आर्टिकल है। तो ये जो अगला पेंडेमिक है वो तैयार है और बोला जा रहा है ये कहीं ना कहीं कोविड-19 से 20 गुना ज़्यादा डेडलियर होगा, घातक होगा। और एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि जो ये डिजीज़ एक्स है आने वाले समय पर लगभग 50 मिलियन लोग यानी कि 5 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। ऐसी कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। सर्च करोगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बट ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बोला कोरोना से 7-8 गुना ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर ये वायरस होने वाला है। अब एग्जैक्टली होता क्या है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस को नाम दे दिया डिजीज़ एक्स। इसके ऊपर कई सारी यहाँ पर जो और भी स्टोरीज़ वगैरह हैं वो लिख दी गई हैं, आप देखोगे कंटेंट वगैरह बहुत कुछ पड़ा है गूगल पर, लेकिन हम यहाँ पर जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटेन वैक्सीन टास्क फोर्स के एक चीफ हैं जिनका नाम है डेम कैट बिंगम। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है ये जो अगला पेंडेमिक होगा डिजीज़ एक्स, ये कहीं ना कहीं 5 करोड़ पीपल की जान ले सकता है। ये बेसिकली अभी केवल एक प्रेडिक्शन है, हो सकता है इससे घातक हो सकता है यहाँ पर ऐसा ना भी हो। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इस एंटी इन्फेक्टेड एपिडेमिक का जो नाम है वो डिजीज़ एक्स रख दिया। और इसी समय पर यानी कि जब ये बातचीत हो ही रही थी, इसी सेम टाइम पर डेली मेल की भी एक रिपोर्ट आती है। उस डेली मेल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो ये महामारी, जो प्रॉब्लम, ये जो बीमारी आपको देखने को मिलेगी, ये कम से कम कोविड-19 से 7-8 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी और इसके केसेस जल्दी हमको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो एपिडेमिक है ये कहीं ना कहीं स्प्रेड होगा कैसे, जो हमारे पास में आज के समय पर दुनिया भर में वायरस प्रेजेंट है ना, उन्हीं की वजह से। दोस्तों हो क्या रहा है, जैसे कोविड-19 वायरस है, ऐसे और भी कई सारे वायरस हैं जो कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां दुनिया भर में फैला रहे हैं। तो जो करंट समय पर वायरस प्रेजेंट है हमारे पास में, वो जो वायरस हैं उनके अंदर में म्यूटेशन हो रहा है। और ये जो डिजीज़ एक्स बीमारी आएगी ना, ये केवल और केवल वायरस के म्यूटेशन की वजह से आएगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से हम लोग देख पा रहे हैं वायरस के अंदर म्यूटेशन हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि म्यूटेशन क्या होता है, और मैं आपको बता दूं यूपीएससी म्यूटेशन को लेकर प्रश्न पूछ चुका है, वायरसेस को लेकर स्पेशली कोविड-19 के दौर पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये म्यूटेशन होता क्या है। मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, जब कोई भी वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, जो उसका जीन होता है, उसमें अगर बदलाव हो जाए तो उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो होता एग्जैक्टली यह है कि जो वायरस खुद को बचाने के लिए, जब वायरस अपने आप को बचाने के लिए अपने आप में लगातार बदलाव करता रहता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वायरस को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब वायरस अपने आप को बचा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप के अंदर ही बदलाव करने लगता है। जो ये बदलाव करता है ना, इसी बदलाव को म्यूटेशन कहा जाता है। सिंपल। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो म्यूटेशन है, इस म्यूटेशन की वजह से ही क्या होता है, आगे जाकर जो वायरस है वो एक नया वेरिएंट बन जाता है। जैसे आप देख पाओगे कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आ गया, फिर उसका एक और नया वेरिएंट आ गया, तो नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। वायरस वही है, लेकिन उसने अपने अंदर चेंजेस करके, अपने जीन के अंदर बदलाव करके अपने आप को या तो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। एक नया वेरिएंट यहाँ पर वो कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक नया वेरिएंट बन गया तो वो वायरस अलग हो गया, नहीं, होगा वो वायरस वही सिमिलर, बस खाली उसने अपने आप में चेंजेस करके अपना एक नया वेरिएंट बनाया। तो ये इस प्रकार के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आप कभी नहीं भूलोगे एग्जैक्टली म्यूटेशन क्या होता है।
अब बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो ये प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है डिजीज़ एक्स, इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, यानी वैक्सीन्स बनाने की तैयारी की जा रही है। तो जो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर वैक्सीन बनाने की जो तैयारी है वो ऑलरेडी शुरू कर दी है इस वायरस के आने से पहले ही। क्यों? रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि इस पर बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी और बोला यह जा रहा है कि लगभग 25 यानी 25 प्रकार के जो वायरस हैं इनको स्टडी किया जा रहा है और बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। साइंटिस्ट का जो मेन फोकस है वो ये है कि जो जानवरों के अंदर वायरस पाया जाता है ना, उस वायरस के ऊपर डीपली स्टडी करना। ठीक है, अब जानवरों के अंदर वायरस पाया जाता है उसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये वो वायरस होते हैं जो जानवरों से इंसान में फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 देखने को मिला, अब किसी जानवर से वो इंसान में आया और इंसानों से इंसान में फैलना शुरू हो गया, है ना। ऐसे कई सारे वायरसेस हैं और यही सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। तो इनके ऊपर जो स्टडीज़ हैं वो ऑलरेडी जारी हैं, वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एक और चीज़ बताई जा रही है, ये सब कुछ हो कैसे रहा है, पीछे कोई कारण तो होगा इसके। मेन कारण बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज। कहोगे अरे कारण तो बहुत ही सिंपल सा निकला। सिंपल सा नहीं, क्लाइमेट चेंज वाकई में आज के समय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर का तेज़ी से बढ़ना। जैसे हम देख पा रहे हैं लगातार जो तापमान है दुनिया भर का वो इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे ग्लेशियर्स वगैरह भी पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। इससे बहुत सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं वो, समझ गए। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा प्रॉब्लम्स जानवरों के लिए बढ़ेंगी। उससे क्या होगा, जो एनिमल्स अपने एरिया में रह रहे थे वो निकल कर इंसानों के कांटेक्ट में आना शुरू होंगे और इससे कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है, जो ये वायरस है, वो और तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। फिर यहीं पर आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है यही एक मेन कारण है जो कि इस बीमारी को पूरी तरह से फैला रहा है। हो क्या रहा है एग्जैक्टली, हम आज के समय पर डेवलपमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर लगातार जो जंगल है उनकी कटाई कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, घर बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं जंगल हटा हटा कर। तो इससे होगा क्या, जो एनिमल्स जंगल में रह रहे थे, मॉस्किटोज थे, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी जो चीज़ें थी वो सब इंसानों के कांटेक्ट में आनी शुरू हो जाएंगी और ये तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। और दूसरी तरफ दोस्तों आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जानवर ऐसे हो चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस क्लाइमेट चेंज के अंदर जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो बहुत सारे जो जानवर है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी टेम्परेचर में जी सकें। और कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, उनके लिए एनवायरनमेंट दूसरा है, थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो इसी हमारे वाले एनवायरनमेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारी जो डिजीज़ है वो यहाँ पर स्प्रेड हो सकती हैं, अगेन हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। अब क्या होता है, जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल एनजीओ है, इसके एक फिजिशियन है जिनका नाम है नील वोरा। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला, ये जो क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम है, अगर आप सोच रहे हो कि अभी तो कोई ऐसा क्लाइमेट चेंज है नहीं, आने वाले समय में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइमेट चेंज अभी से हमको दिखना शुरू हो चुका है, जो कि लोगों को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। लोग यहाँ पर मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो बहुत सारी रिसर्चेस ने सीधा सीधा रिवील कर रखा है कि जो ये बीमारियां आने वाले समय पर दुगनी तिगुनी होंगी ना, उसके पीछे का रीज़न होगा क्लाइमेट चेंज। क्योंकि कई सारे जानवर जंगलों में ऐसे हैं जो अपने अंदर एक वायरस लेकर घूम रहे हैं और अलग अलग प्रकार के वायरसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये वाला जानवर दिख रहा होगा, ठीक है। तो एनिमल्स क्या कर रहे हैं, वो अभी लो हॉट प्लेसेस में यहाँ पर रह नहीं पाते। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, वो ठंडे एरिया में भागने की शुरू करेंगे। और ठंडे एरिया में भागेंगे तो उस एरिया में जहाँ पे पहले ये कोई एनिमल नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, तो उस एरिया में भी बीमारी और एनिमल्स पहुँचना शुरू हो जाएंगे। साइंस न्यूज़ की एक खबर है, साइंस न्यूज़ के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है मंगूस जैसा एक जानवर होता है पोसम्स। पोसम्स बेसिकली ये वाला जानवर है जो कि आप बराबर में एक फ़ोटो में देख पा रहे होंगे। तो ये जो पोसम्स है ये ऑस्ट्रेलियन टेम्परेचर में रह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो तापमान है वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के तापमान में बदलाव होगा, गर्मी अगर वहाँ पर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या होंगे, थोड़ा और ठंडक रीजन नीचे न्यूजीलैंड में पहुँच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनको चाहिए थोड़ा ठंडा रीजन, तो अपनी फेवरेबल कंडीशन ढूंढने के लिए जस्ट ऑस्ट्रेलिया के जो आगे एक देश है न्यूजीलैंड, वहाँ पे चले जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो ये बीमारी फैलाते हैं, क्योंकि दोस्तों बोला ये जाता है कि जो ये पोसम्स हैं, इन पोसम्स की वजह से जो बुरुली अल्सर वाली बीमारी है वो तेज़ी से फैलती है। तो क्या होगा, अभी तो ये जानवर केवल ऑस्ट्रेलिया में बीमारी फैला रहे थे, उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड में भी बीमारी फैलानी शुरू कर दी, समझ गए। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से आने वाले समय पर एक डिजीज़ एक्स की जो चेतावनी है वो WHO ने जारी की हुई है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और है, हो क्या रहा है ना, बहुत सारे जो इंसान हैं वो सीधे तरह से डिपेंडेंट हैं वो एनिमल्स के ऊपर में। काफ़ी सारे एनिमल्स को लोग खा रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए,
फॉर एग्जाम्पल कई सारे कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे, चाइना का एग्जाम्पल ले लो, वो पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं वो लोग, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोग इन सब चीज़ों को खा रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सोचो कि मान लो कोई ऐसा एक जानवर है या फिर कोई एक ऐसा एनिमल आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर में बहुत सारे वायरसेस वगैरह हैं, और अगर एक ह्यूमन उस डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए उस जानवर के, या उस जानवर के अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, और वो बैक्टीरिया उस इंसान में ग्रो करने लगे और वो इंसान धीरे धीरे दूसरे इंसानों में स्प्रेड करने लगे, जैसा कोविड-19 में हुआ था, ऐसी से जो सिचुएशन है वो आने वाले समय पर और गंभीर सिचुएशन भी हमको देखने को मिल सकती हैं। समझ गए? तो इसी वजह से यहाँ पर जो ये डिजीज़ एक्स है उसको लेकर ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया हुआ है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है डिजीज़ एक्स क्या है। जो थंबनेल में मेंशन किया गया है वो बिल्कुल रियल है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कोई आपसे हटाकर बात की जा रही है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको क्लास के ई नोट्स चाहिए, जो भी हम लोग यहाँ पर पूरा डिस्कशन करते हैं क्लास का, उसके अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप एक पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है 499 का, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर ये नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देखना, और देखने के बाद में अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में, ठीक है, आप उस ग्रुप को परचेज कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, डेली करंट नोट्स पीडीएफ्स वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पे जो आपको पीडीएफ्स दी जाती हैं, जैसे ये पूरा लेक्चर है, अब इस पूरे लेक्चर को हमें प्रेजेंट करना है, थोड़ा ढंग से प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर स्लाइड्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो होगा क्या, अब इसको यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाओगे। अब प्रॉब्लम यह है, मैनेज करने के लिए बहुत सारा, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत टाइम भी लग जाता है ना। मैं पता है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है लोग फेस कर रहे हैं, तो उनका ही एक सोल्यूशन, लोगों के सजेशन के बेसिस पे ये सोल्यूशन निकाला गया था कि मैं एक प्रिंटेबल पीडीएफ क्रिएट करवा कर आपको प्रोवाइड करवा दूँ। तो जो पीडीएफ्स इस ग्रुप में आपको मिलती हैं वो प्रिंटेबल फॉर्म में होती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, चाहो तो एज इट इज़ उसको डाउनलोड करके रख सकते हो, उसमें हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने पास में स्टोर करके रख सकते हो। स्टोर नहीं भी करना है तो ग्रुप में वो पीडीएफ्स पड़ी हैं, आप कभी भी किसी भी तारीख का जो पीडीएफ है वो निकाल कर पढ़ सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो सबसे पहले हाँ, एक चीज़ और मेक श्योर कर देना, वीडियो में जो लाइक का बटन है प्रेस कर देना, क्योंकि आगे मैं कहूँगा नहीं, यहीं पे बोल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर लाइक के बटन को प्रेस कर देना। हमारा टारगेट होता है डेली बेसिस पे 5000 लाइक्स का, तो प्लीज़ आप यार इतना पहुँचा सकते हो। काफ़ी मेहनत लगती है आजकल इन वीडियोज़ को क्रिएट करने में। जो ये अगला आर्टिकल है हमारा पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, और स्पेशली आप कह सकते हो इंडिया एंड इट्स नेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दलाई लामा आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। हुआ क्या, दलाई लामा की साइड से एक स्टेटमेंट आता है। इनका कहना यह है कि जो तिब्बतन्स हैं, ठीक है, जो तिब्बतन्स हैं उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, वो ज़्यादा ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। हम चाइना से अलग नहीं होना चाहते, हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा पावर्स दे दो, अपने हिसाब से हम चीज़ों को लेकर डिसीजन ले सकें, इतनी पावर्स दे दो। ऐसा यहाँ पर दलाई लामा ने मेंशन किया। तो कहोगे दलाई लामा कौन है, तो मैं आपको बता दूँ, दलाई लामा बुद्धिज़्म है, एक खासकर जो तिब्बत बुद्धिज़्म है, तो वहाँ पर ना तिब्बत के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो तिब्बत वाला रीजन है इसको चाइना ने कब्जा लिया, चाइना ने पूरा तिब्बत कब्जा लिया, बहुत सारी एट्रोसिटीज़ वहाँ पर करी, और उसी दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, जो दलाई लामा थे ये इंडिया आ गए थे तिब्बत छोड़कर, और तब से ये इंडिया रह रहे हैं लंबे समय से। अभी मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा, डोंट वरी, एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा। तो इनका कहना यहाँ पर यह है, स्पेशली बस खाली स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट बस खाली आपके काम का है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आपने क्या करना है, आपका बैकग्राउंड डेटा, अपना इतिहास पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आर्टिकल इतना खास रेलिवेंट नहीं है, बस यहाँ पे हमने न्यूज़ पढ़नी है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन यूपीएससी क्या यहाँ से कुछ पूछेगा, नहीं पूछेगा। जो एग्जैक्ट मैटर था वो मैंने आपको बताया कि आखिरकार चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे हम तीनों एक्सपेक्ट को लेकर डिस्कस करेंगे कि तिब्बत, चाइना और इंडिया, इन तीनों का बीच का यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैटर मैं आपको समझाऊंगा। भारत तिब्बत को लेकर कैसी पॉलिसी रखता था इतिहास में, आज हमारी कैसी पॉलिसीज़ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों अगर एंगल पता होंगे तो आप बहुत आराम से इंटरव्यू को भी टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास देखें तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो बहुत लंबे समय से जो ये तिब्बत है ना, ये अभी चाइना का पार्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाइना ने पूरी तरह से कब्जाया था तिब्बत को। कब? 1950 में, 1950 में चाइना ने पूरा एक्सेशन कर लिया। अगर आप चाइना का रियल मैप देखोगे तो चाइना बहुत छोटा सा देश है। कितना छोटा देश है, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको नजर आएगा। ठीक है, ये इंडिया आपको दिख रहा होगा, ये रहा चाइना। चाइना बस खाली इतना सा देश हुआ करता था, लेकिन ऊपर यहाँ पे ये रीजन हो गया, ईस्ट तुर्किस्तान हो गया, तिब्बत हो गया, ये सब इसने कब्जा लिया। ये सब कब्जाने के बाद में आप कह सकते हो ये इतना बड़ा कंट्री बनकर आया है, ये सारे एरियाज कब्जाने के बाद में।
वैसे ये बहुत छोटा सा हुआ करता था। तो 1950 में इसने तिब्बत को भी कब्जाया था। और उससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो तिब्बत जो है ये इंडिया का एक्चुअल नेबर हुआ करता था, यानी कि अगर हमारा ये पड़ोसी देश होता तो ये चाइना नहीं होता, ये तिब्बत होता। लेकिन हिस्ट्री बदल गई चाइना के इस तिब्बत रीजन को कब्जाने के बाद में, तब से यहाँ पर सीधा जो हमारा नेबर है वो यहाँ पर चाइना ही देखने को मिल जाता है। समझ गए? तो भारत की जो ये बाउंड्री है ना, एक बहुत बड़ी बाउंड्री हम लोग यहाँ पर तिब्बत वाले रीजन के साथ में शेयर करते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ज़्यादातर जो हमारा बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ में लगा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर कह सकते हो वो चाइना बन चुका, क्योंकि चाइना ने उसको कब्जाया 1914 में, यानी कि 1914 में अगर आप देखोगे तो वो तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने चाइना के साथ मिलकर एक शिमला कन्वेंशन को साइन किया। और शिमला कन्वेंशन के तहत, क्योंकि देखो शिमला कन्वेंशन को साइन करने में यहाँ पर चाइना है, उसके अलावा ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि भारत के अंदर 1914 में अंग्रेज़ों का कब्जा था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कब्जा रखा था इंडिया को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना, ब्रिटिश इंडिया, इनके बीच में कन्वेंशन किया गया। और उस कन्वेंशन के बेसिस पे कुछ बाउंड्रीज डिफाइन कर ली गई थी और रीजन्स डिफाइन कर लिए गए थे। एलएसी वगैरह यहाँ पर आप देख पाओगे, इस प्रकार से जो रीजन्स है वो यहाँ पर डिफाइन कर लिए गए थे, तो बाउंड्रीज बना दी गई। अब क्या होता है यहाँ पर कि ये बात ना, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये बना दिया कन्वेंशन जिसके तहत बाउंड्रीज डिवाइड कर दी गई थी, इसमें तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स, चाइनीज़ और ब्रिटिश इंडिया प्रेजेंट था। लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत को कब्जाने के बाद में जो ये एग्रीमेंट है इसको भी तोड़ दिया, एग्रीमेंट के पीछे हट गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा मैकमोहन लाइन के बारे में, ये आप देख पाओगे एक मैकमोहन लाइन है। ये जो मैकमोहन लाइन आपको दिख रही है, इसके इधर अरुणाचल प्रदेश है और पीछे यहाँ पर आपको चाइना नजर आएगा। तो ये सब बाउंड्रीज डिफाइन कर ली गई थी। लेकिन आज चाइना क्या है, चाइना इस पर्टिकुलर रीजन को क्लेम करता है। चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का पार्ट हुआ करता था, तो ये हमें वापस चाहिए। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो चाइना है इसके स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कई सारी जो जगह हैं, गाँव हैं, उनके नाम भी इसने बदलने की कोशिश की है। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे तो भारत और चाइना के बीच में ये सारी की सारी टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर डिस्प्यूट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिस्प्यूट्स रहते हैं, इधर यहाँ पर थोड़ा सा ये एरिया है उत्तराखंड वाले रीजन में डिस्प्यूट रहता है, और इधर ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है। समझ गए? तो यहाँ पर जो बाउंड्रीज डिफाइन की गई थी, चाइना उनको मानने से इनकार कर दिया। कब? जब उसने तिब्बत को कब्जाया तब। अब वो सोचने लगा मैं और ज़्यादा एक्सपैंड करूँ अपने एरिया को, और ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वो मेरे अंडर में आ जाएँ। ये चीज़ें यहाँ पर होने लगी। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती रही, 1954 के अंदर में भारत ने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया चाइना के साथ में। और अग्रीमेंट के तहत हम लोगों ने क्या किया, तिब्बत को चाइना का हिस्सा माना। कहोगे यहाँ पर 1954 में, क्योंकि तिब्बत कब्जा लिया गया था चाइना के थ्रू, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक एग्रीमेंट से तिब्बत को चाइना का रीजन मान लिया कि ठीक है ये चाइना का पार्ट है। हम यहाँ पर एक एग्रीमेंट पे अग्री कर गए। अब क्या हुआ, उसके कुछ साल बाद 1959 में अगर आप देखोगे क्या हुआ, तिब्बतन अपराइजिंग शुरू हो गया। यानी तिब्बत के अंदर में बहुत सारे अत्याचार होने लगे, लोग वहाँ से निकलने लगे। और जिस समय पर ये पूरा का पूरा इशू क्रिएट हो रहा था, तो उस समय पर दलाई लामा, जो कि तिब्बतन पीपल के एक स्पिरिचुअल लीडर थे, तिब्बतन लोग यहाँ पर कह सकते हो एक बहुत ही बड़े लीडर मानते थे इनको, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन थे दलाई लामा। अभी रिस्पेक्टेड पर्सन है तिब्बतन पीपल के लिए, तो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं और अभी भी स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बतन पीपल के लिए। तो दलाई लामा क्या हुआ, उस समय पर दलाई लामा और इनके जो साथ के फॉलोअर्स थे ये सब तिब्बत को छोड़कर आ गए। जिस समय पर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होनी स्टार्ट हो गई थी, चाइना का पूरा कंट्रोल हो गया, चाइना अपने हिसाब से सारी चीज़ें चला रहा था 1959 तक। तो अब ये सब इंडिया आ गए। और इंडिया 1959 में दलाई लामा जब आए तो उस समय पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो तिब्बतन रेफ्यूजीज़ थे, जो तिब्बत से आए हुए लोग थे, उनके सर पर छत देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को सेटअप करते हैं। यानी कि एक देश से निकाली हुई सरकार, ठीक है, यानी तिब्बत की जो सरकार है उसको उसके देश से निकाल दिया गया। तब यहाँ पे इंडिया के अंदर में उसको सेटअप किया गया धर्मशाला में। और तब से अब तक आप देख पाओगे जो हमारे दलाई लामा जी हैं वो आज के समय पर धर्मशाला में ही प्रेजेंट हैं, धर्मशाला में ही रहते हैं। और इनका ये भी स्टेटमेंट आया है, इन्होंने ये भी बोला है कि देखो बस खाली तिब्बतन को ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दो, ज़्यादा पावर्स दे दो, और मैं जो है मैं धर्मशाला में ही रहना पसंद करूँगा। ठीक है, मैं तिब्बत के बजाय धर्मशाला में रहना पसंद करूँगा। ये भी इनका स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए? अब आते हैं आगे। ये मैंने आपको बताया कि इंडिया की पॉलिसी किस तरीके से रही थी। भारत ने तिब्बत को चाइना का हिस्सा भी मान लिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो भारत की नीति है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब तिब्बत के प्रति हमारा पॉइंट ऑफ व्यूज़ चेंज हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि पता है इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो आज के समय पर बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर है। चाइना हमें परेशान करता है हमारी टेरिटरी में घुसकर, तो हमने भी यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चीज़ें की हैं जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना को मिर्ची लगे और ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो चाइना जो है ना ये दलाई लामा से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है।
दलाई लामा से क्यों पिछड़ता है? क्योंकि दलाई लामा का मेन फोकस है किस चीज़ के ऊपर, कि जो ये पर्टिकुलर मतलब दलाई लामा चाहते हैं, जब तिब्बत की बात करते हैं, तिब्बत को एक कंट्री मानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो चाइना ये देखता है कि दलाई लामा एक सेपरेटिस्ट है, एक पूरे सेपरेटिस्ट हैं जो कि यहाँ पर तिब्बत को चाइना से अलग कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर देखता है चाइना इनको। अब होता यहाँ पर एग्जैक्टली ये है कि इंडिया ने दलाई लामा को रखा हुआ है, इनको यहाँ पर हम लोगों ने एकदम प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। अब बात एग्जैक्टली ये होती है कि 2014 में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जो तिब्बतन सरकार इन एग्जाइल यानी कि उनके देश की निकाली हुई सरकार जो इंडिया में है, उनको यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया, स्पेशली लॉपसंग सांग इनवाइट किया एक सेरेमनी के अंदर में। फिर उसके बाद में कह सकते हो कि ऐसा इन्विटेशन थोड़ा थोड़ा चलता रहा, बातचीत होने लगी, और अभी 2021 की बात है ना, 2021 की बात है शायद, प्रधानमंत्री ने दलाई लामा जी को बर्थडे विश किया। बर्थडे विश करने के बाद में एकदम से आग लग गई सबके अंदर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाइना क्या मानता है कि दलाई लामा एक सेपरेटिस्ट हैं जो तिब्बत को अलग करना चाहते हैं, तो इनसे चिढ़ता बहुत है। क्लियर हो गई ये बात। अब उसके बाद दोस्तों, इंडिया की जो ये पॉलिसी है तिब्बत को लेकर, ये थोड़ी सी चेंज हुई है। हम तिब्बत की आवाज़ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर उठाने लगे हैं, इनकी बातचीत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉलिसी के अंदर में कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं। वो चुनौतियाँ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले चुनौती क्या है? जो तिब्बतन डेमोग्राफी है ना तिब्बत की, वो चेंज हो रही है। पिछले कुछ दशकों के अंदर में चाइना ने अपने ही लोगों को प्रमोट किया, यानी कि चाइना ने ऊपर से अपने लोगों को तिब्बत में रहने के लिए भेजा, ज़बरदस्ती उनको माइग्रेट करवा रहा है कि भाई आप तिब्बत में जा कर रहो, क्योंकि तिब्बत कब्जा तो लिया लेकिन चाइना के लोग नहीं थे यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इसने अपने लोगों को यहाँ पर माइग्रेट करवाया इस रीजन में, ताकि इस पूरे टेरिटरी को अपने पूरे जब्त में ले सके। और साथ ही साथ में जो तिब्बत की पॉपुलेशन है, जो वहाँ के लोकल पीपल, उनको सप्रेस करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा सप्रेस किया, समझ गए। इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब यहाँ पर लगा दिया चाइना ने, अपनी टेरिटरी यहाँ पर पूरी तरह से बनाने की जो है उसने दिखा दिया सबको। तो पहला चैलेंज तो आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा चैलेंज आपको हमारी इस पॉलिसी में, मतलब कि इंडिया की पॉलिसी तिब्बत को लेकर, इसमें एक दूसरी दिक्कत भी है। दूसरी दिक्कत यह है कि जो तिब्बतन्स हैं ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच में टेंशन्स क्रिएट हो चुके हैं। अब भारत और चाइना के बॉर्डर के बीच में रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। उधर से क्या हो रहा है, जो चाइना है वो तिब्बत का मिलिशिया ग्रुप बना रहा है, तिब्बतन्स को यहाँ पर मिलिट्री में उतार रहा है, और इधर से यहाँ पर आप देख पाओगे जो इंडियन आर्मी है वो इधर से तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को तैयार कर रही है, उनको ट्रेन कर रही है। तो यानी कि अगर बॉर्डर पर आने वाले समय पर भविष्य में अगर यहाँ पर टकराव होता है, तो ये जो तिब्बतन्स है, जो लोकल पीपल है, उधर तिब्बतन मिलिशिया ग्रुप चाइना ने जिसको तैयार किया है, और इधर इंडियन आर्मी ने जो तिब्बतन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को तैयार किया, ये आपस में खड़े हो जाएंगे, यानी तिब्बतन्स ही आपस में लड़ रहे होंगे। आने वाले भविष्य में ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक चैलेंज कहीं ना कहीं ये भी है। एक थर्ड चैलेंज है, वो है इशू ऑफ तिब्बतन सिटीजनशिप। देखो, जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार ने जो तिब्बतन्स जो इंडिया में जन्मे हैं 1987 के बाद में, इनको कोई भी नागरिकता नहीं दी है और इनको नागरिकता देने से मना भी कर दिया है। तो इससे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तिब्बतन कम्युनिटी के यूथ हैं, इनके अंदर थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हुआ इंडिया की इस पॉलिसी को लेकर। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो जो अमेरिका है, अमेरिका ने यहाँ पे अपना थोड़ा सा रोल निभाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका तो चाहता ही है यहाँ पर चाइना को टैकल करना। तो अमेरिका यहाँ पर तिब्बत की आवाज़ उठा रहा है। अमेरिका ने जो तिब्बतन रेफ्यूजीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है, और इसकी वजह से सीधा सीधा जो इम्पैक्ट भारत के रोल पर पड़ेगा, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी तिब्बतन की बात कर रहा था, तिब्बत की बात कर रहा था, लेकिन अब बीच में यहाँ पर यूएसए भी उतर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और जो हमारी जो पॉलिसी है उसमें जो चुनौतियां हैं वो हमको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली इंडिया तिब्बत को लेकर क्या है, सॉरी तिब्बत चाइना को लेकर क्या मैटर है, और इसमें इंडिया का क्या रोल है वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और पहला भी ऑब्वियसली बात है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, पूरा डिस्कशन एग्जाम के लिए कर रहे हैं ना। यहाँ पर जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल को लिंक कर सकते हो, पेज नंबर 12 पर ये प्रेजेंट है। तो इसरो ने टेस्ट कर लिया है एक इंजन, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने गगनयान मिशन में। तो इसरो ने जो इंजन टेस्ट किया है उसका नाम है CE-20 E13 इंजन। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सारे के सारे टेस्ट हो चुके हैं इसके। जल्दी यहाँ पे हम इसका रॉकेट में यूज़ करेंगे, जिस रॉकेट के माध्यम से गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। दोस्तों, गगनयान मिशन का मेन मकसद है कि कुछ लोगों को, स्पेशली 3 लोगों को अंतरिक्ष में लेकर जाएं, और अंतरिक्ष में 5 से 7 दिन तक रोकें, और उसके बाद में सीधा नीचे लेकर आएँ। कहोगे पॉसिबल कैसे होगा ये? तो पॉसिबल करने के लिए यहाँ पर इसरो है ना, और उससे भी बड़ी बात, इसरो का जो ये मिशन आप देखोगे ये GSLV Mark 3 रॉकेट से भेजा जाएगा।
ये जो रॉकेट आपको दिख रहा है बहुत ही पावरफुल रॉकेट है। इस रॉकेट में लोग कहाँ बैठेंगे दोस्तों, ये ऊपर आपको ये जो इसका ऊपर कैप जो दिख रहा है ना, इसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। उस बॉक्स को निकाल कर देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस बॉक्स को अगर दो हिस्सों में तोड़ दोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है यह है क्रू मॉड्यूल। ये वही कमरा है या वही रूम है जिसके अंदर 3 लोग बैठने वाले हैं। और इस बॉक्स को पावर देने के लिए नीचे इसके लगाया गया है सर्विस मॉड्यूल। ठीक है, रॉकेट तो बस खाली इसको कुछ एरिया तक लेकर जाएगा। अब अंतरिक्ष में यहाँ पर इस बॉक्स को पावर देने के लिए इसके नीचे सर्विस मॉड्यूल लगा हुआ है। तो ये दोनों मिला दिया हम लोगों ने, ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट करके बना दिया ये पूरा का पूरा ऑर्बिटर मॉड्यूल। इसको ज्वाइंट कर देते हैं तो बन जाता है ऑर्बिटर मॉड्यूल। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठ सकते हैं, 7 दिन तक अंतरिक्ष में रुक सकते हैं। तो ये ऑर्बिटर मॉड्यूल तैयार किया, 3 लोगों को बैठाया और इसको उठाकर सीधा हमने रॉकेट में ऊपर वाले हिस्से में रख दिया, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो रॉकेट ऊपर जाते जाते खत्म हो जाएगा। ये बूस्टर्स सब अलग हो जाएंगे। ये बूस्टर्स है ना, जब ये फायर होगा तो सब कुछ अलग हो जाएगा धीरे धीरे। क्लियर हो गई ये बात। अब होता क्या है, इन 3 लोगों को बैठाकर हम इसमें छोड़ने वाले, लेकिन उससे पहले हमारी कुछ टेस्टिंग चलेंगी। पहले हम लोग एक रोबोट को भी भेजेंगे। ये रोबोट काफ़ी न्यूज़ में था, आपको पता होगा, व्योमित्रा करके नाम है, शायद यही नाम है ना, व्योमित्रा नाम ही है। तो व्योमित्रा नाम का एक रोबोट यहाँ पे रख के भेजा जाएगा। पहले तो रोबोट से टेस्टिंग की जाएगी, फिर उसके बाद में जब कुछ सब कुछ यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा हमें, उसके बाद इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इंसान अंतरिक्ष में जाएंगे कैसे। अब आओ मैं आपको ये समझाता हूँ। ये वाला फोटो देखना, ये वाले फोटो में आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाओ यार, पेन ले तो लिया लेकिन ये जूम करके पेन गायब हो गया। अरे कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये आपको हाथ दिख रहा होगा, इससे आप समझ सकते हो क्या होगा। हम श्रीहरिकोटा से एक अपना GSLV Mark 3 रॉकेट को लॉन्च करेंगे। ये जो 3 मेंबर हैं, जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनको इसमें बैठा दिया जाएगा और हमने रॉकेट को छोड़ दिया। अब रॉकेट को उड़ाने के बाद में रॉकेट 16 मिनट के अंदर अंदर लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट के पहुंचने के बाद में इसमें से जो हमने ऑर्बिटर मॉड्यूल रखा था ना, उस ऑर्बिटर मॉड्यूल को अंतरिक्ष में छोड़ देगा। अब ये ऑर्बिटर मॉड्यूल अंतरिक्ष में यहाँ पर 5 से 7 दिन तक इस प्रकार से घूमता रहेगा। ठीक है, अंतरिक्ष में यहाँ पर घूमता घूमता जाएगा और लास्ट में जब ये नीचे उतर रहा होगा तो ये दोनों, क्योंकि इसमें 2 मॉड्यूल थे जैसे मैंने आपको बताया था, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल, ये दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जब तक ये अंतरिक्ष में है तब तक यहाँ पर सर्विस मॉड्यूल इसको पावर देता रहेगा, लेकिन जब ये गिरना शुरू होगा तो सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल दोनों अलग हो जाएंगे। सर्विस मॉड्यूल तो रुक गया हमारा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष का कचरा बन गया, लेकिन जो क्रू मॉड्यूल है जिसमें इंसान बैठे हैं वो नीचे गिरना शुरू होगा। और जैसे जैसे नीचे गिरना शुरू होगा ऐसे ही उतर जाएंगे लोग। लेकिन ध्यान रखना, अगर ऐसे नीचे गिरना शुरू हुआ तो मतलब कोई घटना हो सकती है। ऑब्वियस ही बात है, जब ये गिरेगा तो इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा। इसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, पैराशूट इसमें से ओपन हो जाएंगे, इसमें से पैराशूट निकल जाएगा और पैराशूट निकलने के बाद में ये इसकी जो गति होगी गिरने की वो बहुत धीमी हो जाएगी और धीरे धीरे करके यहाँ पर ये जो पूरा बॉक्स है वो ज़मीन पर लैंड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो क्रू है उनको उतार लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो हमारा चलने वाला है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस मिशन के अंदर में 10,000 करोड़ रुपए का दोस्तों खर्चा आने वाला है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम लोग लॉन्च करेंगे अभी थोड़े दिनों में। यहाँ पर इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। अभी टेस्टिंग के ऊपर ज़्यादातर हमारा काम चल रहा है। ठीक है, और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं, ऑब्वियस सी बातें होंगे हम सक्सेसफुल, तो उसके बाद हम अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद में चौथा देश बन जाएंगे जो कि इस प्रकार का काम कर चुके होंगे। तो गगनयान मिशन क्या है, आई होप अब आप दूसरों को भी समझा सकोगे कि एग्जैक्टली क्या है। मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल रफ वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट आर्टिकल है। पेज नंबर 14 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है। बात की जा रही है बैंक्स टोल्ड टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन बोरोवर्स लिंक टू सरफराजी एक्ट। पहले बात तो ये सरफराजी एक्ट हमारे एग्जाम के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अलग कर देते हैं। अब मैटर क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है, जो सभी बैंक्स को कंट्रोल करने का काम करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ होती हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज़ का मतलब दोस्तों होता है हमारे कमर्शियल बैंक। ठीक है, बाकी सारे SBI, HDFC जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं। ठीक है, तो हमारे कमर्शियल बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, इन दोनों ही एंटिटीज़ से यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई आपके बोरोवर्स की इन्फॉर्मेशन, यानी ये बैंक से जिन लोगों ने पैसा उठाया हुआ है, जिन लोगों ने पैसा लोन पर लिया हुआ है, जिन्होंने सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट अपलोड कर दो। ज़रा कहाँ पे अपलोड करनी है, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सारी की सारी डिस्प्ले करनी है एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है।
ताकि एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके। तो ये जो मूव है ना, ये मूव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूव है, क्योंकि इससे जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक वेबसाइट पर डाल देंगे, जिससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में रहेगी, भैया किस बैंक से कितने लोगों ने, कौन कौन से लोगों ने कितना कितना रुपया उठा रखा है। समझ गए। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि ये जो लिस्ट होगी, इस लिस्ट को हर 6 महीने में अपडेट किया जाएगा, ताकि पता तो चलता रहे किसने लोन चुका दिया, किसका लोन रह गया। समझ गए। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे बोला यह जाता है कि कहीं ना कहीं हमें सरफाजी एक्ट का भी यूज़ करना होगा। ऐसे बोरोवर जो कि सरफाजी एक्ट से लिंक हैं। सरफाजी एक्ट से लिंक क्यों है, लिंक कैसे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले दोस्तों आपको समझना होगा, लोन 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब जहाँ पे बैंक से आप लोन तो लेने जाते हो, लेकिन बैंक ऐसे लोन आपको देगा नहीं, बदले में आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी लेगा। यानी बदले में तो या तो आपको अपनी कार गिरवी रखनी पड़ेगी, या फिर यहाँ पे अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा, उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो। ठीक है। तो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, तब आपको लोन मिलेगा। तो एक सिक्योर्ड लोन है कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप आने वाले समय पर सक्षम ना हुए लोन चुकाने के लिए, तो आपका घर जब्त कर लिया जाएगा या कार जब्त कर ली जाएगी। समझ गए। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन होता है, यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा ब्याज भी देना पड़ता है। क्रेडिट लिमिट कम होती है, यानी कम पैसा बैंक देते हैं, ज़्यादा ब्याज पर देते हैं। और थोड़ा सा बहुत मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, जो बोरोवर है वो लोन चुका नहीं पाता, लेकिन इससे फिर बैंक को घाटा होता है जब लोन चुका नहीं पाता तो। लेकिन सिक्योर्ड लोन में भाई बैंक के पास में तो कोई गारंटी रखी हुई है ना। सिक्योर्ड लोन में तो बैंक के पास में आपने कार्ड रखी हुई है, कोलेटरल सिक्योरिटी रखी हुई है, सीधा बैंक उसको तो बेचकर उससे पैसा अपना रिकवर कर लेगा। समझ गए। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो बोरोवर्स सरफाजी एक्ट से लिंक हैं, उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के बारे में चर्चा की गई है। अब ये सरफाजी एक्ट क्या है, इसको समझना। सरफाजी की दोस्तों फुल फॉर्म है बहुत लंबी चौड़ी। फुल फॉर्म ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो जो सरफाजी एक्ट है दोस्तों, ये 2002 का कानून है। ये जो कानून है, ये हमारे बैंक और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको एक पावर देता है। क्या पावर देता है कि भाई अगर एक बोरोवर डिफ़ॉल्ट हो गया, बोरोवर यानी कि जिसने पैसा लोन पर लिया था और वो पैसा चुका नहीं पा रहा है, लेकिन वो सिक्योर्ड लोन था। सिक्योर्ड लोन मतलब उसके बदले में उस बोरोवर ने अपना घर गिरवी रखा था या अपनी कार, कुछ भी गिरवी रखा था। तो क्या होगा, इस सरफाजी एक्ट के तहत जो हमारे बैंक होंगे, फाइनेंशियल कंपनी होंगी, ये क्या कर सकती हैं, उस एसेट को जो गिरवी रखा गया था उसको बेचकर वो लोन रिकवर कर सकती हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर न्यायालय का, हमारे कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा। सीधा सरफाजी एक्ट के तहत यहाँ पर उस बोरोवर को कवर किया गया है, तो यहाँ पे कोई पूछताछ नहीं, सीधा उसका एसेट हमने उठाकर बेचा, जो पैसा आया उससे रिकवर कर लिया। समझ गए। तो ये बेसिकली केवल और केवल सिक्योर्ड लोन्स के लिए ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन ये कौन से बोरोवर्स के लिए? डिफॉल्टर बोरोवर्स जो पैसा नहीं चुका पाते। समझ गए। तो ये बेसिकली हमारा सरफाजी एक्ट है। तो इस सरफाजी एक्ट के तहत जो बोरोवर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए यहाँ पर आरबीआई ने इस इन्फॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए बोला। क्लियर? मज़ा आ गया। बेसिक चीज़ें, एक एक इन्फॉर्मेशन बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 14 पर हमारे प्रेजेंट है। ये क्या बात की जा रही है? जो ये पीयूष गोयल साहब हैं, ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं। इनका कहना यह है, कॉफ़ी इज़ अ यूनिफाइंग फोर्स दैट कैन ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर। कॉफ़ी एक ऐसा फोर्स है जो कि सभी देशों को साथ में लेकर आ सकती है। अब ये क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बस खाली कॉफ़ी को लेकर स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन स्टेटमेंट क्यों दिया है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये जानना ज़रूरी है दोस्तों। अभी क्या चल रहा है, भारत में पहली बार वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस रखा गया है। एग्जैक्टली कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो ये मंडे में यानी कल के दिन शुरू हुआ। और दोस्तों ये लगभग 5वां एडिशन है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का। 5th एडिशन आपको ये देखने को मिलता है। तो इस एडिशन के दौरान, यानी जो पूरी मीटिंग चल रही थी, इसी दौरान यहाँ पर इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला कि देखो, कॉफ़ी इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस दुनिया में बहुत ज़्यादा है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कई सारे जो देश हैं उनकी इकॉनमी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सब डिस्कशंस हुए। ठीक है। बड़े बड़े जो यहाँ पर कॉफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में आए थे। तो कॉफ़ी को लेकर सारा डिस्कशन हुआ। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे कुछ पूछा जाएगा, एक लाइन भी नहीं पूछी जाएगी आपसे। एग्जाम के लिए अगर आपने पढ़ना है तो पहले आपको जानना होगा कि आखिरकार ये जो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस है एग्जैक्टली होती क्या है, कब कब पहले लास्ट बार हुई है, और ये 5th कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो 5वां इसका कॉन्फ्रेंस है, ये पहली बार भारत में किया गया है और भारत यहाँ पर इसको होस्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम इंडिया यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है।
इससे पहले जो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस के एडिशंस हुए हैं, एक हुआ है 2001 में लंदन में, 2005 में ब्राज़ील में, 2010 में ग्वाटेमाला में और 2016 में इथियोपिया में, और पांचवा इधर है इंडिया में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो ये इवेंट जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉफ़ी बोर्ड के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। तीन अलग अलग बॉडीज़ हैं। कॉफ़ी बोर्ड अलग है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके पीयूष गोयल जी यहाँ पे मंत्री हैं, ठीक है, उसने यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया है। और तीसरी इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और इस बार ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसका जो लोगो होता है वो क्या है? तो वह है कॉफ़ी स्वामी लोगो है। थीम क्या है इस बार? तो ये आपसे डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इस वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आते हैं। अब इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या, ये भी जान लेते हैं। ये एक बॉडी है जिसको 1963 में बनाया गया था। ये बॉडी यूनाइटेड नेशन के अंडर में आती है। इसका मेन काम है जो कॉफ़ी है, इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसको दुनिया भर में बहुत तेज़ी से बूस्टअप करना, बढ़ाना। और मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इकलौती इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन जिसमें कई सारी कंट्रीज़ हैं, इसके मेंबर, उनकी सरकारें मिलकर वर्क कर रही हैं साथ में। तो एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉफ़ी के लिए, जो कि कहीं ना कहीं 93% वर्ल्ड के कॉफ़ी प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, 63 वर्ल्ड कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ज़्यादातर कॉफ़ी प्रोड्यूसर और कंजम्पशन वाले सब इस ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या भारत इसका मेंबर है? भाई जब इतनी कंट्रीज़ इसमें हैं तो इंडिया तो होगा ही होगा। बिल्कुल, इंडिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आगे आता है। अब थोड़ा सा एग्जाम के लिए हम कॉफ़ी स्टेटस के बारे में जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ना एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है मई के महीने में, मैंने आपको पढ़ाया भी था। जो स्टैटिस्टा होता है, इसकी एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो भारत है वो छठा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है कॉफ़ी का पूरे दुनिया में। इससे पहले, इंडिया से पहले ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, होंडुरस, ये आपको 5 कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कॉफ़ी की दुनिया में। इन 5 के बाद में छठे नंबर पर हमारा इंडिया आता है। ठीक है, पिछले कुछ समय पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो कॉफ़ी को लेकर जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर थोड़ा स्पेशल फोकस किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये कॉफ़ी होती है, इसके वाकई में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मैं दूध और चीनी वाली कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आप दूध और चीनी मिलाकर पी रहे हो, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, प्योर। केवल गर्म पानी किया, उसमें यहाँ पर 1 चम्मच कॉफ़ी खोली, उसको पी के देखो। मतलब जिन्होंने पी है उनको पता है उसके बेनिफिट्स बहुत हैं, लेकिन जो नहीं पीते हैं उनको स्टार्टिंग में कड़वी लगेगी, लेकिन बेनिफिट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब आते हैं, पहले हम लोग इसकी हिस्ट्री जानते हैं, कॉफ़ी इंडिया में आई कैसे। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, अभी मैं आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा। यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। जो कॉफ़ी है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी 17वीं सेंचुरी के आसपास। कॉफ़ी की स्मगलिंग हुई थी दोस्तों, इलीगल तरीके से यमन से भारत में कॉफ़ी लेकर आई गई पहली बार 1670 में इंडियन पिलग्रिम के थ्रू। ये सबसे पहली बार यहाँ पे लेकर आई गई। और जो डच थे इंडिया के अंदर में, जिन्होंने इंडिया के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में ले रखा था, उन्होंने 17वीं सेंचुरी के अंदर में कॉफ़ी की जो खेती है इसको धीरे धीरे इंडिया में फैलाना शुरू किया। और फिर उसके बाद में जो ब्रिटिशर से जो अंग्रेज आ गए उसके बाद में, तो अंग्रेजों के राज के दौरान लगभग मिड 19वीं सेंचुरी में अगर आप देखोगे तो जो ये कमर्शियल कॉफ़ी की जो फार्मिंग थी, यानी जो कॉफ़ी की खेती थी, ये तेज़ी से ग्रो होने लगी। और ये खेती कहीं ना कहीं कह सकते हो मैसूर रीजन में बहुत तेज़ी से फैल चुकी थी। आगे आते हैं। अब कॉफ़ी की फसल उगाने के लिए या खेती करने के लिए आपको कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं कभी कभी कुछ क्रॉप्स की ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको कॉफ़ी की फसल को उगाना है तो आपको जो वातावरण, जो टेम्परेचर चाहिए वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, यानी थोड़ा गर्म वातावरण हो। गर्म के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा नमी वाला हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म है और नमी वाला टेम्परेचर है। ठीक है, बाकी जो बारिश है वो लगभग 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए होती है। ठीक है, अब उसके बाद में बोला यह जा रहा है कि कौन सी मिट्टी बढ़िया है, तो वेल ड्रेन लोमी सॉइल यहाँ पर सबसे बढ़िया है। ऐसी मिट्टी जिसमें आयरन कैल्शियम प्रेजेंट हो, या रेड अर्थ सॉइल हो, वो सबसे बढ़िया सॉइल होती है जहाँ पे आप कॉफ़ी का कल्टीवेशन कर सकते हो। कॉफ़ी का स्टेटस क्या है दोस्तों, ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, तो आपको कहोगे सर ये तो आपने फालतू में बताया, कोई चीज़ें पूछी जाती हैं क्लाइमेट कंडीशंस वगैरह। बिल्कुल क्लाइमेट कंडीशन पूछा गया है, यूपीएससी ने 2010 में क्वेश्चन पूछा है। मैं क्वेश्चन अभी आपको आगे दिखाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, इस वजह से यहाँ पर बोल रहा हूँ। अब कॉफ़ी को लेकर कुछ बेसिक स्टेटस है, इसका एक्सपोर्ट वगैरह कितना करते हैं हम, कंजम्पशन कितना करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग कह सकते हो 65 से लेकर 70% के आसपास जो कॉफ़ी भारत में प्रोड्यूस की जाती है, ग्रो की जाती है, उसको हम सीधा एक्सपोर्ट कर देते हैं, अलग अलग देशों को बेच देते हैं। बाकी जो कॉफ़ी बचती है इसको हम अपने देश में कंज्यूम कर लेते हैं। अब इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, यानी दुनिया भर में, पूरे इंडिया भर में कहाँ कहाँ पर कॉफ़ी को उगाया जाता है। तो कॉफ़ी प्लांटेशंस भारत में अगर आप देखोगे तो
स्पेशली जो सदर्न इंडिया है, जो साउथ वाले पोर्शंस हैं और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर ग्रो की जाती है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। उसके अलावा उड़ीसा, मणिपुर, मिज़ोरम या दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, तो इन सब जगहों पर यहाँ पे कॉफ़ी को उगाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर स्पेशली अराकू वैली है जहाँ पे इस कॉफ़ी को उगाया भी जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें इन सभी राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य मतलब ऐसा कौन से राज्य हैं इनमें से जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, तो वह है कर्नाटका। हमारे पूरे भारत में जितना कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसका 70% केवल और केवल कर्नाटका से आता है। अब इस पूरे कॉफ़ी इंडस्ट्री को देखने के लिए हमारे पास में एक अलग से बॉडी बनाई गई है, बोर्ड है, जिसको हम लोग कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संगठन है जिसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया है। कौन से कानून के माध्यम से? सेक्शन 4 ऑफ द कॉफ़ी एक्ट 1942। ये जो कॉफ़ी बोर्ड है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है। इस कॉफ़ी बोर्ड के जो मेंबर्स को अगर आप देखोगे तो 33 मेंबर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जिसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बैंगलोर से काम करते हैं। ये जो बोर्ड है इसका मेन फोकस यही होता है कॉफ़ी सेक्टर के अंदर में रिसर्च, डेवलपमेंट, इसका एक्सटेंशन करना, डेवलपमेंट करना, मार्केटिंग को इंक्रीज़ करना, प्लस कॉफ़ी का प्रमोशन को यहाँ पर बढ़ाना। आप देखो यूपीएससी ने ना क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2008 में एक क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार दिखा रखा है वीडियो में, आपको पता है ना। ये क्वेश्चन तो आप देखते रहते हो, अक्सर न्यूज़ में आता रहता है। तो एक तरफ आपको लिस्ट दे दी गई बोर्ड की, एक तरफ इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, भाई हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जो कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो आपका कोलकाता में है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर, सॉरी कोलकाता बोला हूँ, कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। ये जो पूरा बोर्ड है ये कहाँ से फंक्शन करता है? बैंगलोर से फंक्शन करता है। तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कोत्तयम में है, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा और टोबैको का हेडक्वार्टर गुंटूर में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैचिंग करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन केवल यहाँ तक सीमित नहीं होता है। अभी मैंने बोला था ना जो टेम्परेचर वगैरह मैंने आपको बताया था, तो ऐसा क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि जो कॉफ़ी और चाय है दोनों का कल्टीवेशन होता है पहाड़ी इलाकों में, लेकिन दोनों को उगाने का जो तरीका है वो अलग है। तो बताओ यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में दोनों अलग तरीके से देखे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जो कॉफ़ी का प्लांट होता है इसको कहीं ना कहीं उगाने के लिए आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ट्रॉपिकल एरियाज़ का। बाकी जबकि जो चाय की पत्ती है, जो टी का हम लोग ग्रोथ करते हैं, उसके लिए आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ दोनों में यहाँ पर आपको ये टेम्परेचर चाहिए होता है। आप इसको दोनों एरियाज़ में कल्टीवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। जो हमारी कॉफ़ी है आप इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो करने के लिए। जो स्पेशली ट्रॉपिकल एरियाज़ है सदर्न इंडिया की हम लोग बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कॉफ़ी का प्लांटेशन चाहिए, उसको कहीं ना कहीं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। तो पहला स्टेटमेंट वैसे भी सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कॉफ़ी जो है इसको यहाँ पर ब्रीड किया जाता है सीड्स के माध्यम से, जबकि टी जो चाय पत्ती है इसको ब्रीड किया जाता है स्टेम कटिंग से। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आगे आते हैं, नाउ स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन को। नाउ देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो एडिटोरियल में दोस्तों हमारे पास में 3 रेलिवेंट आर्टिकल्स है, इसको आप स्किप कर सकते हो। अगेन G20 बहुत डिस्कशन हो चुका, साइड करो, ठीक है। एक एडिटोरियल ये है वॉर इन द कॉकस, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया इंडेक्स में। फिर उसके बाद में यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन की बात की जा रही है और उसके बाद में यहाँ पर वेमेन रिजर्वेशन बिल की बात की जा रही है। शुरुआत करेंगे इस वाले एडिटोरियल से और आज का जो मेंस का क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इसी वाले एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड मिलेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो राइटर है ना मैरी इजॉन, इनका कहना यह है कि भैया अब फाइनली वेमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है राज्यसभा लोकसभा दोनों की साइड से, लेकिन बहुत समय लग गया। इतिहास में हमने बहुत कोशिश की, कई बार कोशिश की वेमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाने की, बट हो नहीं पाया। लेकिन अब यहाँ पर पास हो चुका है तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिली हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई इसको इंप्लीमेंट कब से करेंगे, ये भी कुछ दिक्कतें हैं। तो जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट आर्टिकल है और डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, पहले भी मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, नो डाउट। लेकिन आज जो है कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो, आप पहले खबर क्या उसको समझते हैं। तो हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से जो वेमेन रिजर्वेशन बिल है 2023 का, यानी कह सकते हो ये 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसको पास कर दिया गया है, ठीक है। ये जो बिल है इसको एक और नाम दिया है प्रधानमंत्री ने, वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है। तो ये जो बिल है इससे होगा क्या, नाम से पता चल रहा है वेमेन रिजर्वेशन बिल। इस बिल से सीधा जो हमारा पार्लियामेंट का लोकसभा है
प्लस जो हमारी राज्य सरकारों की विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दिल्ली की असेंबली है। दिल्ली क्योंकि आपको पता है एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर इसके अंदर भी विधानसभा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारी लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली असेंबली, इन तीनों ही जगहों पर क्या होगा, 1/3 सीट, 1/3 जो सीट्स होंगी वो महिलाओं के लिए रख दी जाएंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी। यानी उस 1/3 सीट पर कोई पुरुष का चयन नहीं होगा, केवल महिलाएं ही यहाँ पर रखी जाएंगी। समझ गए। दूसरा बात दोस्तों, आप देखोगे तो ये जो पूरा बिल है ये अप्लाई होगा सभी सीट्स पर, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली असेंबली। उसके अलावा ये जो बिल है ये आप कह सकते हो अप्लाई होने वाला है जो खासकर शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो रिजर्व सीट्स होती हैं उसके ऊपर भी अप्लाई होगा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर में। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर है इस बिल का बैकग्राउंड क्या है। तो इस वेमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। कब से? जब से जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में इन्होंने यहाँ पर इस डिस्कशन की शुरुआत की, और तब से आप देख पाओगे डिस्कशंस अभी तक जारी हैं। और लेकिन बार बार हमने यही देखा है कि जो ये वेमेन रिजर्वेशन बिल है ना, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो मेजोरिटी है वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाई। सरकार मेजोरिटी में पीछे लैग कर गई और ये जो बिल है इसको अप्रूवल मिल नहीं पाया। और कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर लोग इस बिल के अगेंस्ट में रह गए, इस चक्कर में यहाँ पर इसको मेजोरिटी नहीं मिल पाई। इस बिल को मेजोरिटी उस समय पर मिल जाती तो ये बिल आज के समय पर कह सकते हो एक्ट बन गया होता। और कब कब यहाँ पर कोशिश की गई थी, तो यहाँ पे आप देख पाओगे 1996 में, 1996 में पहली बार वेमेन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। फिर 1998 से लेकर 2003 के बीच में गवर्नमेंट ने यहाँ पर फिर से इस बिल को प्रेजेंट किया और लगभग कह सकते हो 4 बार प्रेजेंट किया, लेकिन हर बार फेल हो गया। फिर 2009 में सरकार ने यहाँ पर फिर से इस बिल को एक प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर टेबल पर रख दिया, इंट्रोड्यूस किया। फिर 2010 में यहाँ पर जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने भी यहाँ पर ये जो बिल है ये यहाँ पर पास किया, राज्यसभा ने यहाँ पर ये जो बिल है इसको पास किया 2010 में। फिर 2014 में जो ये बिल है ये एक्सपेक्टेडली क्या हुआ, इसको लोकसभा के अंदर में रखा गया। तो हर बार कोशिशें की गई, ये सारे के सारे अटेम्प्ट्स थे, ये सारे के सारे प्रयास थे इस बिल को पास करवाने के, बट कहीं पर भी जो बिल है ये दोनों तरफ से पास नहीं हो पाया जिसके तहत हम इसको कानून बना सकते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। नाउ फाइनली अब जाके 2023 में ये बिल दोनों ही हाउसेस से पास हो पाया है, जिसके तहत आगे जाकर क्या होगा, महिलाओं के लिए एक रिजर्वेशन रखा जाएगा पार्लियामेंट की सीट्स को लेकर। बोला यह जा रहा है कि देखो अब इस बिल की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज अगर आप पार्लियामेंट को देखोगे, स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा को देखोगे, तो लोकसभा में केवल 15.2% महिलाएं हैं, केवल इतनी प्रतिशत। यानी केवल और केवल, जैसे लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं, तो उसमें से केवल और केवल 82 वेमेन हैं। ऐसी राज्यसभा में अगर आप देखोगे तो केवल और केवल 31 महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि राज्यसभा में केवल 13% का रिप्रेजेंटेशन है वेमेन का। तो वेमेन की संख्या हमारे पॉलिटिक्स में बहुत कम है, इसी को इंक्रीज़ करने के लिए रिजर्वेशन लेकर आया गया है। समझ गए। अब बात यहाँ पर यह की जा रही है, जो ये नंबर है, ये नंबर अगर आप देखोगे तो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा तो बड़ा है। भाई पहले तो बिल्कुल महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब तो थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हुआ है। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन वेमेन का एक डेटा आया है, उस डेटा के अकॉर्डिंग बात करोगे तो कुछ ऐसे कंट्रीज है जो भारत से इतना आगे नहीं है, लेकिन उन्होंने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रवांडा नाम के देश में 61% का रिप्रेजेंटेशन है वेमेन के लिए, क्यूबा में 53%, निकारागुआ में 52%। ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं वेमेन रिप्रेजेंटेशन के मामले में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण मिला हुआ है, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे महिलाओं को आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बांग्लादेश में 21% का रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान में 20% का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये भी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इंडिया से आगे हैं जब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिक्स की। तब अब ये जो बिल पास हो चुका है, तो ये जो बिल है वेमेन रिजर्वेशन बिल, इसके इंपॉर्टेंट की फीचर्स क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इस रिजर्वेशन से मैंने आपको बोला ये जो बिल है, ये बिल क्या करेगा, हमारे आर्टिकल 330A को लेकर आएगा। इस बिल ने प्रोवाइड किया है, हमारे आर्टिकल 330A जो है इंसर्ट किया जाएगा हमारे संविधान के अंदर। हमारे पास में ऑलरेडी आर्टिकल 330 है, अनुच्छेद 330 है, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली यहाँ पर जो SC ST के लिए जो सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, इसके अंदर रिजर्वेशन की बात करता है। हम क्या करेंगे, इसी में यहाँ पर एक और प्रोविजन ऐड कर देंगे। और कैसे ऐड किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो एक नया आर्टिकल लेकर आ जाएगा, आर्टिकल 330 आगे A लगा दिया, तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जिसमें जो अलग से रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए उसको अलॉट किया जाएगा, उसको रखा जाएगा। ठीक है, स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज़ के लिए भी रखा जाएगा, लेकिन ये रिजर्वेशन रोटेशन बेसिस पर चलेगा, कभी होगा रिजर्वेशन कभी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये रिजर्वेशन चलने वाला है। अब उसके बाद में बोला ये जा रहा है जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, जैसे हमारी विधानसभा की बात करें स्पेशली, तो महिलाओं के लिए वहाँ पर भी जो रिप्रेजेंटेशन इसको रखा गया है।
तो ये जो रिजर्वेशन बिल आया है इसने कहीं ना कहीं आर्टिकल 332A को भी इंट्रोड्यूस कर लिया है। तो आर्टिकल 332A जो होगा ये क्या करेगा, ये हमारी महिलाओं के लिए, वेमेन के लिए हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन क्रिएट करेगा। हर एक राज्य की विधानसभा के अंदर में एक आरक्षण उनके लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो। और उसके अलावा एडिशनली, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी यहाँ पर जो 1/3 रिजर्वेशन है वो देखने को मिल जाएगा। ये भी अलोकेट किया जाएगा वेमेन के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो ये जो वेमेन को रिजर्वेशन है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, साथ ही साथ में यहाँ पर जो हमारा लोकसभा है उसके अंदर भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ में जैसे मैंने बोला था दिल्ली के अंदर में, क्योंकि आर्टिकल 239 AA के तहत जो हमारा संविधान है वो दिल्ली को, वैसे तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी, लेकिन इसको एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है। उस स्पेशल स्टेटस की वजह से दिल्ली के पास में अपना खुद का विधानसभा है, दिल्ली के पास में अपना खुद का चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि वैसे यूनियन टेरिटरी के पास में चीफ मिनिस्टर होते नहीं है। कुछ ही यूनियन टेरिटरी है जिनका अपना खुद का चीफ मिनिस्टर है, तो यहाँ पर दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो इनकी जो पूरी असेंबली है उसके अंदर भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके लिए भी रिजर्वेशन होगा। समझ गए, ये बात यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अब बात यहाँ पर एग्जैक्टली ये है कि इस बिल के रिगार्डिंग, इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्गूमेंट्स हैं। ये तो बिल के सपोर्ट में बात हो गई, लेकिन इस बिल के खिलाफ भी कुछ चीज़ें हैं। क्या क्या खिलाफ कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो दोस्तों, ये जो रिजर्वेशन हम अलाउ कर रहे हैं अभी, ये केवल अभी 15 साल के लिए अलाउ कर रहे हैं। केवल 15 साल के लिए रिजर्वेशन रखा जा रहा है, यानी 15 साल बाद चाहे तो हटा सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में केवल 15 ईयर्स के लिए इस रिजर्वेशन को रखा जा रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पर इस बिल के अगेंस्ट में कैसे हैं, उनका कहना यहाँ पर यह है कि अभी तो ये रिजर्वेशन को लेकर जो बिल है ये पास तो हो गया, लेकिन लागू तो होगा नहीं। कब लागू होगा? 2026 के बाद। क्यों? इससे पहले डिलिमिटेशन बैठेगा। डिलिमिटेशन क्या होता है, अगर आपको बेसिक से जानना है तो कल वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से समझाया है डिलिमिटेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। ये बेसिकली परिसीमन की एक एक्सरसाइज है। इसमें क्या होगा, इसमें जो पूरे देश के अंदर जिस तरीके से जनसंख्या का बदलाव होता है, कहीं पर संख्या बदली है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो उसके हिसाब से हमारे पार्लियामेंट में जो सीट्स हैं उनको भी चेंज किया जाता है। ठीक है, जिधर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उधर से ज़्यादा एमपीज बैठे होंगे पार्लियामेंट में, जिधर पॉपुलेशन कम होगी ऑब्वियस सी बात से उधर का ज़्यादा कम रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर इस बिल का आर्गूमेंट यही है कि भैया अभी पहले तो सेंसस आएगा और सेंसस के बाद में यहाँ पर डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो अभी इसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा समय लगने वाला है। दूसरा जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो बिल आप लाए हो केवल 15 साल के लिए आपने लिया है, मतलब वेमेन के लिए रिजर्वेशन लेकर आ रहे हो, लेकिन केवल आप स्टार्टिंग में 15 साल के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हो। जबकि जो ये बिल आपने बोरो किया है ये आर्टिकल 334 जो है हमारे संविधान का, वहाँ से बोरो किया है, उसके प्रोविजन से बोरो किया है। और वो आर्टिकल बात करता है वहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसके लिए कंपलसरी है कि वो इस रिजर्वेशन के प्रोविजन को 70 साल तक लेकर चले, 70 ईयर्स तक। लेकिन यहाँ पे आप केवल 15 साल की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इस बिल के अगेंस्ट में कुछ लोगों के आपको देखने को मिल जाते हैं। नाउ अब आप क्या सोचते हो इस वेमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, वो आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये बढ़िया से क्लियर हो चुका है। आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, एग्जामिन द रीजंस फॉर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आपने पहले तो मेन मुख्य कारण बताना है कि किन कारणों की वजह से जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, हमारे भारतीय राजनीति के अंदर में वो इतना कम क्यों है। दूसरा, हाउ फार द वेमेन रिप्रेजेंटेशन बिल 2023 विल क्लोज द जेंडर गैप इन इंडियन पॉलिटिक्स। यानी कि अब दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा गया है कि भारत की राजनीतिक में जो ये लैंगिक अंतर है, यानी जो ये जेंडर गैप है, फीमेल को कम रिप्रेजेंटेशन मिला है, मेल को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो ये जो इतना बड़ा गैप है ये कहीं ना कहीं कैसे भरेगा, या फिर ये जो गैप है कैसे कम होगा इस वेमेन रिप्रेजेंटेशन बिल के माध्यम से, ये आपने बताना है। एक बार हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। तो भारतीय राजनीति प्रणाली में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारणों की जांच कीजिए। महिला प्रतिनिधित्व विधेयक 2023 भारतीय राजनीति में लैंगिक अंतर को कहाँ तक खत्म करेगा, ये आपने समझाना 250 शब्दों में। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलो जी, आते हैं अगले एडिटोरियल पर। वॉर इन द कॉकेकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। आर्मेनिया और एजरबाईजान के बीच का दोस्तों ये डिस्प्यूट है जिसको यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया हुआ है।
ठीक है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको एक मैटर बता देता हूँ, उसके बाद आप पूरा अच्छे से समझ सकोगे। ये एक देश है आर्मेनिया, ये एक देश है अज़रबैजान। इनके आसपास कौन कौन से देश हैं? रशिया है, जॉर्जिया है, टर्की है, ईरान है। ये सारे इनके आसपास के पड़ोसी देश हैं। अब दोस्तों, आर्मेनिया और अज़रबैजान यहाँ पर इस तरीके से बटे हुए ये दो देश हैं। इनके बीच में आपको रेड कलर का ये वाला रीजन दिख रहा होगा। कहोगे ये कौन सा रीजन है? यही रीजन है नगोर्नो काराबख रीजन। क्या? नगोर्नो काराबख रीजन। ये जो पर्टिकुलर रीजन है रेड कलर का, इसको लेकर आर्मेनिया और जो अज़रबैजान है ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों के बीच में इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर ढेर सारे डिस्प्यूट्स आपको नजर आएंगे, कई सारे विवाद नजर आएंगे। आर्मेनिया चाहता है ये रीजन मेरे पास हो, अज़रबैजान चाहता है ये वाला रीजन मेरे पास हो। और मैं आपको बता दूं, ये जो नागोर्नो काराबख वाला रीजन है, इसमें जो पीपल रह रहे हैं वो ज़्यादातर आर्मेनियन है। कौन से पीपल हैं? आर्मेनियन, यानी इधर की साइड वाले लोग। और ये अज़रबैजान के साथ में जाना चाहते नहीं हैं। ये चाहते हैं हम अलग रहें, इंडिपेंडेंट रहें, ना हम इनके साथ जाएं ना हम इनके साथ जाएं। लेकिन अज़रबैजान ने इस एरिया को कब्जा लिया। अज़रबैजान के हाथ में आज के समय पर ये एरिया पूरी तरह से कंट्रोल में है। यही पूरा विवाद है। अज़रबैजान के हाथ में ये एरिया कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन ये अज़रबैजान कर कैसे पाया? क्योंकि भाई जो टर्की नाम का देश आपको दिख रहा है ना, ये अज़रबैजान का सगा दोस्त है। तो टर्की ने सारे हथियार दिए, पूरा सपोर्ट दिया अज़रबैजान को, तब जाके यहाँ पर अज़रबैजान ने आर्मेनिया का ये वाला हिस्सा छीन पाया। कहोगे आर्मेनिया का साथ देने वाला कोई नहीं था। आर्मेनिया का जो साथ देने वाला देश है वो और बड़ा देश है, वो है रशिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल रशिया यार यूक्रेन के साथ में लगा पड़ा है। यूक्रेन के साथ में डिस्प्यूट उसका चल रहा है और उस वजह से यहाँ पर रशिया ने ज़्यादा कुछ आर्मेनिया को लेकर किया नहीं। तो ये एरिया कहीं ना कहीं नगोर्नो काराबख अभी पिछले कुछ दिनों जो लड़ाइयाँ चली हैं, उस लड़ाइयों के दौरान ये अज़रबैजान के कंट्रोल में आ चुका है। तो राइटर यहाँ पर ये बोलती हैं कि भैया जो ये एरिया अज़रबैजान ने कंट्रोल में कर लिया है ना, यहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं हम इंडिपेंडेंट रहें, तो भाई उनको आप ऑटोनॉमी दो, उनको खुद से पावर दो, खुद से डिसीजन मेकिंग पावर्स देनी चाहिए उनको। नहीं तो फिर आने वाले समय पर अगर अज़रबैजान ज़बरदस्ती करेगा इनके साथ में, तो अज़रबैजान को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और कई लोगों की, कई मासूम लोगों की जान जाएगी, जैसा पहला हो चुका है। अज़रबैजान कई बार इस एरिया में जीनोसाइड कर चुका है, हत्याकांड भरपूर मात्रा में, बड़े ज़्यादा मात्रा में लोगों को मार चुका है। वही सिनेरियो, वही जो स्थिति है वो वापस बन रही है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो ये रहा आर्मेनिया, ये रहा अज़रबैजान। बाकी मैंने आपको बताया दोस्तों आसपास कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। टर्की सपोर्ट कर रहा है अज़रबैजान को और रशिया सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर आर्मेनिया को। तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने डिस्कस की है कि जो अज़रबैजान की मिलिट्री है, इन्होंने नागोर्नो काराबख वाले रीजन को कैप्चर कर लिया, कब्जा लिया। अब जो यहाँ पर आर्मेनियन पॉपुलेटेड रीजन है, यानी कि नागोर्नो काराबख वाले रीजन की बात की जा रही है, ये ऑरेंज वाला पोर्शन, ये अज़रबैजान, ये आर्मेनिया, ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर में आर्मेनियन पीपल रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये प्रॉब्लम में आ चुके हैं। ये जो पूरा रीजन है दोस्तों, इसको काकेकस रीजन बोलते हैं। काकेकस क्यों? ये ऊपर काकेकस की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसी के आसपास के रीजन आपको ये देखने को मिल जाते हैं। बोला ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये कॉन्फ्लिक्ट, जो ये पूरा विवाद हुआ है, इसकी जड़ कहाँ से है? कैसे ये आर्मेनिया अज़रबैजान भिड़ गए आपस में? इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जाता है सोवियत यूनियन के समय पर। सोवियत यूनियन जब यूएसएसआर हुआ करता था, पता है ना, यूएसएसआर 1991 में टूटा था, यानी रशिया एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, 1991 में टूटा। रशिया से टूट के 15 देश निकले, बहुत सारे कंट्रीज़ बन गए, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, यूक्रेन, ये सब कंट्रीज़ रशिया में थी पहले, लेकिन सब टूट के अलग देश बन गए। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये सोवियत यूनियन के आखिरी दिन चल रहे थे, जब ये टूटने वाला था, तब जो बहुत सारे यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ आर्मेनियन क्रिश्चियन थे, इन्होंने यहाँ पर एक रेफरेंडम करवाया और रेफरेंडम करवाने के बाद में इन्होंने अज़रबैजान से अलग रहने का डिसीजन लिया और ये अज़रबैजान से अलग रहे, आर्मेनिया अज़रबैजान से अलग हो गया। अब बीच में फंस गया नगोर्नो काराबख वाला रीजन, ये वाला रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑरेंज वाला पोर्शन। अब दोस्तों जो ये नगोर्नो काराबख वाला रीजन है ना, ये आर्मेनियन सेपरेटिस्ट चला रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आर्मेनियन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रही थी आर्मेनिया की सरकार, कि वहाँ पे आर्मेनियन पीपल थे, सबको सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन होता यह है कि साल 2020 में कहानी पलट जाती है। साल 2020 में अज़रबैजान, ये आपको दिख रहा है, ये अज़रबैजान का लीडर है, तो अज़रबैजान को सपोर्ट मिल जाता है टर्की का, ये टर्की के अर्दोगान देखने को मिलेंगे। तो अज़रबैजान को सपोर्ट मिल जाता है टर्की का, भिड़ जाते हैं आपस में। अब यहाँ पर अज़रबैजान को सपोर्ट मिला टर्की का और आर्मेनिया को सपोर्ट मिल गया रशिया का। ये मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये है यहाँ पर आर्मेनिया के लीडर हो गए, आर्मेनिया को सपोर्ट मिला रशिया का, व्लादिमीर पुतिन का। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर ये आपस में भिड़ गए, यानी रशिया टर्की लड़ रहे हैं आर्मेनिया अज़रबैजान के अंदर, ये आप कह सकते हो। किस रीजन की वजह से? नगोर्नो काराबख के रीजन की वजह से। तो जो यहाँ पर रशियंस है, रशियंस ने अभी जो हेल्प है आर्मेनियन की वो ज़्यादा की नहीं है। रशियंस ने ज़्यादा हेल्प दोस्तों आर्मेनिया की नहीं की है, जितनी हेल्प टर्की ने अज़रबैजान की कर दी उतनी तो नहीं की।
अगर रशिया उतनी हेल्प कर देता तो आज अर्मेनिया जीत जाता, अर्मेनिया के हाथ में ये वाला रीजन होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये रीजन कहीं ना कहीं अज़रबैजान के कंट्रोल में आपको ये देखने को मिलेगा। तो रशियंस ने हेल्प बहुत कम की है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बड़े बड़े शहर जो है, नगोर्नो काराबाख का एक बहुत बड़ा शहर है स्टेपनेकर्ट, ये आप देख पाओगे, ये यहाँ पर शहर है, वो आज के समय पर अज़रबैजान के कंट्रोल में आ चुका है। जो शांति है वो सब भंग हो चुकी है इस पर्टिकुलर रीजन में। अज़रबैजान ने जो लाचिन कॉरिडोर है वो बंद कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये आप देख पाओगे, ये अर्मेनिया, ये अज़रबैजान, ये हो गया नगोर्नो काराबाख, यहीं पर ये जो पोर्शन है ना, एक छोटा सा कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर अर्मेनिया से जुड़ता है। यहाँ से लोग अर्मेनिया जाना चाहें तो ये केवल यही रास्ता है अर्मेनिया जाने का। तो ये जो कॉरिडोर आपको दिख रहा है इसको हम लाचिन कॉरिडोर बोलते हैं। इस लाचिन कॉरिडोर को अज़रबैजान ने बंद कर दिया कि भाई अब लो, ये काट दिया रास्ता हमने, अर्मेनिया को नगोर्नो काराबाख से अलग कर दिया। समझ गए? तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एक मेन रोड थी जो अर्मेनिया तक जाती थी, इसको कहीं ना कहीं बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से लगभग 1,20,000 के आसपास जो आबादी है वो आज के समय में इस पर्टिकुलर रीजन में रुक कर अज़रबैजान की जो अत्याचार है उसको झेल रही है। फिर उसके बाद में दुनिया भर से इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हो रहा है, अज़रबैजान की आलोचना हो रही है, अज़रबैजान ने रास्ता क्यों बंद किया। ठीक है, ये बात यहाँ पर अज़रबैजान की गलत है, इससे प्रॉपर्ली लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, सामान नहीं जा पा रहा है अंदर। अर्मेनिया सामान भेजता था, वहाँ पे सामान नहीं पहुँच पा रहा है लोगों को, दवाइयाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, बॉम्ब वगैरह गिर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के लोकल पीपल है, वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो अज़रबैजान कहीं ना कहीं देखो, बात ये की जा रही है कि जो अज़रबैजान पिछले दशकों में जो नहीं कर पाया वो इसने कुछ थोड़े समय पर कर दिया। रीज़न ये है क्योंकि रशिया आज के समय पर कमज़ोर पड़ा हुआ है। रशिया यहाँ पर यूक्रेन से लगा पड़ा है, ठीक है, उसके इसकी वजह से देखने को मिलेगा। जबकि टर्की का सपोर्ट पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा अज़रबैजान के साथ में, क्योंकि टर्की सपोर्ट करता है। टर्की तो चाहते ही कि मैं ऑटोमन एम्पायर खड़ा कर दूँ। कभी आपको बताऊंगा ऑटोमन एम्पायर के बारे में। टर्की तो चाहता ही है कि मैं ऑटोमन एम्पायर को खड़ा कर दूं, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे तो रशिया का जो यूक्रेन इन्वेजन है, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वहाँ पे लगे पड़े हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब कुछ झेलना पड़ रहा है रशिया को। तो रशिया की पावर काकेकस रीजन में बहुत कम कर दी गई है, ज़्यादा रीजन नहीं है, अर्मीनिया को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। इस चक्कर में अर्मीनिया ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि रशिया ने ज़्यादा कोई एक्शन उठाई नहीं अर्मीनिया के सपोर्ट में। लोग भी थोड़ा सा डिससेटिस्फाई हैं, लोग भी थोड़ा सा नाराज़ हैं कि भाई रशिया को हमें सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रशिया केवल स्टेटमेंट देता रह गया, और स्टेटमेंट भी ज़्यादा नहीं दिए उसने। अज़रबैजान ने कह सकते हो सीज़ फायर एग्रीमेंट भी तोड़ दिया, जो गोलीबारी चलाने को मना कर दिया गया था। दोनों के बीच में सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया था अर्मीनिया अज़रबैजान के बीच में कि भाई हम अब एक दूसरे के ऊपर गोली या बमबारी वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन वो तोड़ दिया गया एग्रीमेंट अज़रबैजान की साइड से। उन्होंने गोली भी चलाई, बम भी चलाए। तो अब क्या हुआ, तब भी यहाँ पर केवल स्टेटमेंट दिया रशिया ने, उसके अलावा कोई ज़्यादा सपोर्ट किया नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम या फिर कह सकते हो ये जो पूरा अफसर है, ये अफसर का काम कर गया अज़रबैजान के लिए, और अज़रबैजान के पास में आ गया सपोर्ट। अब जो अर्मेनिया इस पूरे रीजन में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जीनोसाइड हो रहे हैं, सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं, ऐसा होता हुआ है लंबे समय से। अज़रबैजान ने इस पूरे के पूरे एरिया को टेक ओवर कर लिया, आज के समय पर ये कंट्रोल में है। और यहाँ पर ये ऑलरेडी एलिगेशंस है कि जो बाकू है, बाकू बेसिकली अज़रबैजान की ही कैपिटल है। तो बाकू ने ऑलरेडी बहुत सारे जीनोसाइडल क्राइम करे हैं, बहुत सारे आर्मेनियन पीपल को मारा है उस नगोर्नो काराबाख रीजन में, बहुत सारे लोगों का खून बहाया है। तो राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो आर्मेनियन पॉपुलेशन है, इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए अज़रबैजान को। भाई जब वो लोग अलग रहना चाहते थे, उन्होंने डिसाइड चाहते तो वो सीधा ज्वाइन हो जाते आर्मेनिया के साथ में स्टार्टिंग में ही, लेकिन वो चाहते थे अलग रहना, लेकिन अज़रबैजान ने ज़बरदस्ती वो एरिया कब्जाने की कोशिश की है। तो जो आर्मेनिया है, उनमें जो लोग हैं वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, उसकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर अज़रबैजान ऐसा नहीं करेगा तो आने वाले समय पर इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले ये वाला आर्टिकल कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। कहोगे क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। आपको कहाँ से पढ़ना है मैं आपको डायरेक्टली ये बताता हूँ। ये दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जीएस पेपर नंबर 3 टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 21 अगस्त का वीडियो ओपन करना, यूट्यूब पर जाना, वहाँ पे लिखना है 21 अगस्त 2023 एडिटोरियल एनालिसिस बाय दीपक यादव, इतना लिख देना। और वीडियो ओपन करने के बाद में मैं आपको टाइम स्टाम्प भी दे रहा हूँ, 40 मिनट 45 सेकंड पर पहुँच जाना। बिल्कुल सेम आर्टिकल डिस्कस किया मैंने, AI जनरेटिव AI क्या डिफरेंस है, क्या उसका यूजेस है, वो सब कुछ, बिल्कुल ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे खासकर बात की जा रही है जो बच्चे होते हैं, है ना, उन बच्चों को एक सपोर्ट की ज़रूरत है। उन बच्चों को यहाँ पर हम थोड़ा सिखा सकते हैं, बच्चों को अलग लेकर चल सकते हैं AI से, क्योंकि AI खतरनाक होता चले जा रहा है। इस AI की वजह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, है ना, वो मिस इन्फॉर्मेशन का, साइबर बुलिंग का, सेक्सुअल ग्रूमिंग का शिकार बन सकता है।
दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो बताई जा रही है कि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ना अपने बच्चा जब छोटा होता है, छोटे उसके बचपने से लेकर फ़ोटो डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। उन फ़ोटो का मिसयूज़ हो सकता है, वो ये बात नहीं समझते। और उस मिसयूज़ की वजह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, अपनी यूथ स्टेज से पहले उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी का थोड़ा सही से और परख के यहाँ पर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख भी रहे हैं इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर एआई के बारे में डिस्कशन किया है। बाकी आप ये वाला जो मैंने बताया है आर्टिकल देख लेना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ना आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो यूपीएससी का 2023 का ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पर बताओ ये जो 3 रीज़न है और ये जो न्यूज़ है, इनमें से बताओ कौन सा पेयर करेक्टली मैच होता है। तो सब पेयर्स गलत हैं दोस्तों, कोई सा भी पेयर सही मैच नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड वाला पेयर देखोगे, नगोर्नो काराबक की बात की जा रही है। तो नगोर्नो काराबक क्यों न्यूज़ में रहता है? क्या मोजाम्बिक में इंसर्जेंसी की वजह से? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। नगोर्नो काराबक तो अर्मीनिया अजरबैजान के बीच की लड़ाई का रीजन है, तो ये दोनों मैच होंगे पहली बात तो ये पेयर गलत मैच हुआ है। पहला ये नॉर्थ की वो इतुरी, ये बेसिकली कोंगो की वजह से न्यूज़ में रहता है, तो अगेन ये वाला भी गलत है। तीसरा खेरसोन ज़ैपोरोजिया बेसिकली आपको पता है यूक्रेन में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, यूरोप का सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इजराइल और लेबनान की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तीनों के पेयर्स बिल्कुल गलत मैच हैं, करेक्टली कोई भी मैच नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, सब गलत। ना दोस्तों इसी के साथ में करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आज के इस लेक्चर से जानने को मिला होगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छी तरीके से सारा का सारा जो लेक्चर है आपके सामने प्रेजेंट करूं, ठीक है। और कोशिश यही होती है यार मैं कि जल्दी से जल्द वीडियो डालूं, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार इस वीडियो को क्रिएट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, और ज़्यादा समय क्या, अब इसको रिकॉर्ड करते करते भी मुझे ज़्यादा समय लग जाता है। फिर अभी मुझे ये वीडियो एक्सपोर्ट करना है, अपने रिकॉर्डर से एक्सपोर्ट करने में 15 मिनट लग जाते हैं, फिर उसके बाद अपलोड करना है, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो यार इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, बट कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन यह है, मैंने देखा है पिछले 3-4 दिनों से जब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ये वाले, उसमें काफ़ी कमेंट्स ऐसे हैं, काफ़ी पर्सनल मैसेजेस मेरे पास में आए कि सर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। पहले के लेक्चर में हमारे पास में लिमिटेशंस थी, हमें बस स्क्रीन पर नीचे कुछ पॉइंट्स देखने पड़ते थे, अभी वो लिमिटेशंस खत्म हो चुकी हैं। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो बढ़िया है, मैं भी खुश हूँ अगर आपको यहाँ पर इसके बेनिफिट्स हो रहे हैं तो। भले कोई बात नहीं, मुझे समय लग रहा है, कोई बात नहीं, बट आपको इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।